बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 25, प्रिपरेशन फॉर द पीपीएससी लेक्चर मैथ्स। हमने रिंग थ्योरी एंड आइडियल्स स्टार्ट किए हुए। लास्ट टाइम हमने पिछले लेक्चर में रिंग होमोमॉर्फिज्म पढ़ी। इसी सिलसिले में एक प्रॉब्लम नंबर 5 है हमारे सामने कि ये रिज़ल्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये रिज़ल्ट जो है ये हमें बताता है कि अगर जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिंग थ्योरी जब हमने पढ़ी थी, स्टार्ट की थी, तब हमने पढ़ा था कि ZN जो है ये तमाम रिंग्स होते हैं। ये रेजिड्यू क्लास के इंटीजर्स हैं और N फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये जितने भी आपके पास ZNs बनते हैं ये तो सब के सब ये रिंग होते हैं। इसके अलावा Z भी हम पढ़ चुके हैं कि इंटीजर्स का सेट भी रिंग होता है। अब आपके पास ये जो रेजिड्यू क्लास के रिंग्स हैं इनका बिहेवियर और इस क्वोशंट रिंग का बिहेवियर सेम है, और ये थ्योरम है जिसमें हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों रिंग्स जो हैं, ये क्वोशंट रिंग और ये ZN रेजिड्यू क्लास का रिंग, आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं। दो रिंग्स के आइसोमॉर्फिक होने से, या दो सेट्स के या दो ग्रुप्स के आइसोमॉर्फिक होने से जो बेनिफिशियल चीज़ हमें मिलती है वो ये कि हमें पता चल जाता है कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। दोनों अगर ग्रुप्स हैं तो ग्रुप्स, और अगर रिंग्स हैं तो रिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, यानी कि इनकी प्रॉपर्टी सेम है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब डायरेक्ट इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि इन दोनों रिंग्स का ऑर्डर सेम है, और दूसरा जो है इनके जो भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैच करती हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल बिहेवियर, स्ट्रक्चर जो है वो इन ग्रुप्स का वो सेम है। अब सबसे पहले जो हमारे जहन में आता है, इसका प्रूफ भी है, ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं। बेसिकली जब हमने दो आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है दो रिंग्स या दो ग्रुप्स के दरमियान, तो हमने एक फंक्शन यानी कि मैपिंग दिखानी होती है जो कि एक और रिंग से दूसरे रिंग की तरफ जा रही है, और वो मैपिंग अगर आइसोमॉर्फिज्म बन जाए तो फिर आपकी दोनों रिंग्स जो हैं वो आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं। यही टेक्निक इसके थ्योरम के प्रूफ में हमने इस्तेमाल की हुई है। लेकिन इसमें ज़रा इस क्वोशंट रिंग को समझ लें। सब हम जानते हैं कि ZN रेजिड्यू क्लास विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉजिटिव इंटीजर N हमारे पास ये होती है। लेकिन ये जो क्वोशंट रिंग है इसको थोड़ा सा समझ लें। इसके डिनोमिनेटर में जो हमने एक सेट रखा हुआ है, ये सेट बेसिकली N का जनरेटिंग सेट है। और जब हम आइडियल्स को डिस्कस कर रहे थे तो हमने इस तरह के जनरेटिंग सेट्स के ऊपर बात की थी। हमने कहा था कि Z के जो आइडियल्स हैं, Z के अंदर इस तरह के जो सेट्स हैं ये तमाम के तमाम ये Z के यानी कि रिंग ऑफ इंटीजर्स के आइडियल्स बनते हैं। अब N यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, N1 भी हो सकता है, N2 भी हो सकता है, N3 भी हो सकता है, इनके तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए इस तरह के जितने भी सेट्स बनते हैं वो सब के सब Z के अंदर से होते हैं, Z के सबसेट्स होते हैं, और साथ ही साथ वो Z के आइडियल्स भी होती हैं। ये बात मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ये होता क्या है, सेट N का जनरेटिंग सेट बनता कैसे है, इसके ऊपर हमने डिस्कशन की थी कि ये Z टाइम्स N होते हैं। ये सेट जनरेट कैसे होता है, ये इस तरह से जनरेट होता है कि आप इसमें 1 बाय 1 जितने भी इंटीजर्स उनको N से मल्टीप्लाई करते जाएं। सबसे पहला इंटीजर 0 है, फिर 1N है, फिर -1N है, तो करते कराते आपके पास +-1, इसी तरह से +-2N एंड सो ऑन। इस सेट की जो जनरल फॉर्म है वो ये है, यानी कि ये N के मल्टीपल्स जितने भी होंगे वो इसमें होंगे। अगर ये 4 है तो 4 के मल्टीपल्स, अगर N 6 है तो 6 के मल्टीपल, 5 है तो 5 के मल्टीपल्स। ये बेसिकली सेट, ये रिवाइज़ कर रही हूँ, इस तरह का होता है। और इस सेट को जब हम क्वोशंट में डालते हैं, इसकी रिस्पेक्ट से हम Z का क्वोशंट रिंग बनाते हैं, तो क्वोशंट रिंग हम पहले भी मैंने ये डिस्कस किया हुआ है कि क्वोशंट रिंग किस तरह से बनता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये जो है N का मतलब 2 है और ये 2 का जनरेटिंग सेट है, तो 2 का जनरेटिंग सेट जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 2 को कंटेन करेगा, जिसमें 0 +-2 +-4 एंड सो ऑन, इस तरह के आपको नज़र आएंगे। ये चलता जा रहा है ये सेट। अब जब आप इसके क्वोशंट रिंग बनाएंगे Z के साथ, टू के साथ जब बनाएंगे क्वोशंट रिंग, तो ये आपके पास एक तो आएगा
एक एलिमेंट 2 खुद 2 का जनरेटिंग सेट ही, और दूसरा एलिमेंट 1 प्लस, बस इस सेट में 2 एलिमेंट्स होंगे। और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये इसकी पहचान क्या होती है कि जब आप इस तरह की जनरेटिंग सेट्स की रिस्पेक्ट से, ये जो आइडियल्स होते हैं, जो नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर से जनरेट हो रहे होते हैं, इन आइडियल्स की रिस्पेक्ट से जी के साथ क्वोशंट रिंग बनाते हैं, तो उसकी पहचान ये होती है कि उसके एलिमेंट्स जो हैं वो एलिमेंट्स में 0 प्लस, ये पहला एलिमेंट जो है ये बेसिकली 0 प्लस 2 है, 0 प्लस, और दूसरा एलिमेंट 1 प्लस, यानी कि जिस नंबर का जनरेटिंग डिनोमिनेटर में जिस नंबर का जनरेटिंग सेट है उससे 1 डिग्री कम यहाँ तक आपने 0 प्लस दैट नंबर से शुरू होना है और 1 प्लस तक जाना है। अगर ये 3 होता तो 0 प्लस 1 प्लस एंड 2 प्लस तक हम जाते, एक नंबर कम तक जाते। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अगर ये 2 था तो इसके अंदर 2 ही एलिमेंट्स थे, z/2 के अंदर 2 ही एलिमेंट थे। एक एलिमेंट आपके पास 0 प्लस और दूसरा एलिमेंट 1 प्लस, ठीक है। इसकी पहचान ये है। अगर ये 3 है तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स, अगर ये 4 है तो 4 एलिमेंट्स। और वो कैसे बनते हैं इसका टेक्निक मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अब भी रिवाइज हो गई। अब अगर ये आपके पास n है, n का जनरेटिंग सेट है, तो पहला एलिमेंट 0 प्लस n, 1 प्लस n, 2 प्लस n, और करते कराते n से 1 डिग्री कम तक प्लस n। अगर आप इन एलिमेंट्स को गिने, काउंट करें, तो इनकी तादाद n ही बनती है। इस सेट के का ऑर्डर भी n है और इस सेट का ऑर्डर भी n है। तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई आपको कि दोनों सेट्स, जैसे अब अगर आपने आइसोमॉर्फिज्म दिखानी है तो एक चीज़ तो पहले ही क्लियर हो गया, आइसोमॉर्फिज्म बनाने से पहले ही इन दोनों सेटों का ऑर्डर बराबर है, ठीक है जी। उसके बाद फिर ये प्रूफ है, और प्रूफ का हमें कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन ये चीज़ आप याद रखिएगा, समटाइम्स बहुत सी जगहों पे हमें बिहेवियर इस्तेमाल करना पड़ता है z/n का, तो वो हम उसकी जगह zn का बिहेवियर इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सी जगहों पे zn के बजाय हम z/n क्वोशंट रिंग का बिहेवियर इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक ग्रुप थ्योरी में जब मैंने MCQs का सेशन चल रहा था उसमें एक इस तरह का भी रिज़ल्ट था, तो मैंने ये भी इंट्रोडक्शन कराया था। हालांकि ये रिंग का रिज़ल्ट है फ़िलहाल, तो लेकिन ये ग्रुप के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि हर रिंग ग्रुप होता है, ग्रुप अंडर एडिशन होता है। तो ये रिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रिज़ल्ट है, रिंग्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, और ये ग्रुप थ्योरी में ग्रुप्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि zn ग्रुप भी है और रिंग भी है, और z ग्रुप भी है अंडर एडिशन, और रिंग भी है, और ये इसके सब रिंग्स भी हैं और आइडियल्स भी हैं। तो ये रिज़ल्ट ग्रुप थ्योरी के लिए भी है और हमारा रिंग थ्योरी के लिए भी। अच्छा जी, एक और इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, ये निलपोटेंट एलिमेंट की रिस्पेक्ट से है, और जो क्वोशंट रिंग का भी हमने पढ़ा है z का, इसी क्वोशंट रिंग की रिस्पेक्ट से, कि अगर आपके पास इस तरह का क्वोशंट रिंग हो और आप इसमें निलपोटेंट नॉन ज़ीरो निलपोटेंट तलाश कर रहे हैं, तो इसमें उसका रिमार्क्स ये हैं कि इस क्वोशंट रिंग के अंदर कोई भी नॉन ज़ीरो निलपोटेंट नहीं होते। हम जानते हैं कि निलपोटेंट एलिमेंट जो है वो ज़ीरो निलपोटेंट एलिमेंट का कैरेक्टर सेटिस्फाई करता है किसी भी रिंग के अंदर। इस वक्त क्वोशंट रिंग का जो ज़ीरो है वो हमारे पास ये है, ये निलपोटेंट होगा, क्योंकि इसकी पावर जो भी आप ले लें, आंसर में आपके पास ज़ीरो ही आएगा। तो यहाँ पे वो आपको क्लेम कर रहा है कि ज़ीरो के अलावा कोई और नॉन ज़ीरो एलिमेंट आप इसके बीच में से, जैसे मैंने सेट खोला था पीछे अभी आपको दिखाया, इसमें कोई भी एलिमेंट निलपोटेंट एलिमेंट नहीं होता, बशर्ते कि प्रोवाइडेड n इज़ स्क्वायर फ्री, n जो है वो स्क्वायर फ्री है। अब स्क्वायर फ्री का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे ये है कि आपके पास n की जब आप इस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, n की आप इस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं, तो फैक्टराइजेशन में हर फैक्टर 1 टाइम आ रहा है। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दूँगी, जैसे 6 है, 6 के जब आप फैक्टर्स बनाते हैं तो ये 2 × 3 आता है, और 2 भी 1 टाइम है, 3 भी 1 टाइम है। लेकिन जब आप 4 के फैक्टर्स बनाते हैं तो 4 में 2 जो है वो 2 टाइम आता है, रिपीट हो गया। तो 4 जो है वो आपके पास स्क्वायर फ्री नहीं है, जबकि 6 जो है वो स्क्वायर फ्री है, क्योंकि इसकी जो फैक्टर्स हैं वो रिपीटेड फैक्टर्स नहीं है, हर फैक्टर 1 टाइम आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है जी स्क्वायर फ्री का। अब वो आपसे कहते हैं कि अगर तो n स्क्वायर फ्री है
तो फिर इसमें आपको जो निलपोटेंट्स, ये श्योरिटी, फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है कि आप इसके निलपोटेंट फाइंड आउट करें, वो एलिमेंट्स जो निलपोटेंट एलिमेंट है वो इसके अंदर से पॉइंट आउट करके निकालें। तो आप इसमें चेक करेंगे कि ये जो n जिसकी रिस्पेक्ट से उसने क्वोशंट रिंग बनाया है, क्या ये स्क्वायर फ्री है। अगर ये स्क्वायर फ्री है तो फिर हम डायरेक्ट अपना रिजल्ट देंगे कि इसके अंदर ज़ीरो एलिमेंट ही निलपोटेंट एलिमेंट, और किसी एलिमेंट को हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप इसका रिज़ल्ट देखें, इसकी हम एक एग्ज़ाम्पल, इसका प्रूफ की ज़रूरत नहीं है हमें, अगेन ये रिज़ल्ट ही हमारे लिए काफ़ी है। इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे कि आपको ये प्रॉब्लम 7 में नज़र आ रहा है, फाइंड ऑल दी निलपोटेंट्स ऑफ Z30। अब जैसे हम ये जानते हैं कि Z30 के निलपोटेंट्स हमने फाइंड करने हैं, तो Z30, अब पहला जो हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि Z30 आइसोमॉर्फिक होगा Z/30 के क्वोशंट रिंग के बराबर। तो अब जो Z30 का बिहेवियर है, सेम वही बिहेवियर हमारे पास Z/30 का है। तो अब इसके ऊपर, चूँकि अभी पिछला थ्योरम मुझे इसके निलपोटेंट्स फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करता है, इसके निलपोटेंट के ऊपर मुझे कोई थ्योरम नहीं मिला। तो चूँकि दोनों का बिहेवियर सेम है, जो इसके निलपोटेंट होंगे वही इसके निलपोटेंट के ऊपर जो है वो आपके पास रिज़ल्ट एप्लीकेबल होगा। इसलिए Z/30 के ऊपर, चूँकि उसने कहा कि Z/30 इसके साथ आइसोमॉर्फिक है, तो Z30 के ऊपर वर्किंग करने के बजाय हम Z/30 के ऊपर वर्किंग करेंगे और सेम रिज़ल्ट हमारे पास आएगा। अब Z30 के अंदर तो निलपोटेंट हम बहुत आराम से फाइंड कर सकते हैं उस थ्योरम को अप्लाई करके जो अभी हमने पढ़ा। सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो 30 है क्या ये स्क्वायर फ्री है। तो 30 की इस तरह से आपने फैक्टराइजेशन कर लिए, और फैक्टराइजेशन में आपने देखा कि आपके पास कोई फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा, तो n आपके पास यानी कि 30 जो है वो स्क्वायर फ्री है। तो अब डायरेक्ट रिजल्ट उस थ्योरम की रिस्पेक्ट से निकलता है कि इसके अंदर सिवाय ज़ीरो के और कोई निलपोटेंट एलिमेंट नहीं है। ज़ीरो इसके अंदर निलपोटेंट एलिमेंट है। अब इसका ज़ीरो जो है वो क्या है, इसका ज़ीरो 0 + 30, और इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट आपको पता सेम ही है। इसका एलिमेंट, ज़ीरो एलिमेंट भी आपके पास यही होता है। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने फाइंड आउट कर लिए निलपोटेंट एलिमेंट। दो थ्योरम्स के रिजल्ट्स यहाँ पे अप्लाई हुए हैं। और भी आपको Z30 के अलावा और भी बहुत से दे सकते हैं, उसमें फिर यही चीज़ आप अप्लाई करेंगे और इस तरह से आप रिज़ल्ट्स फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद देखें जी, मोर ऑन आइडियल्स में आता है आपके पास। मज़ीद आइडियल्स के कुछ बिहेवियर हैं जो हम यहाँ से याद कर लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास ये डेफिनेशन है को मैक्सिमल आइडियल की, इससे पहले हम सिर्फ आइडियल पढ़ चुके हैं। आइडियल की टाइप्स हैं यहाँ पे। उसमें पहली टाइप आपके सामने है को मैक्सिमल आइडियल। को मैक्सिमल आइडियल्स कौन से होते हैं? ऐसे दो आइडियल्स जिनको सम अप करके आपके पास सुपर रिंग वापस आ जाए, तो इस तरह के आइडियल्स जो हैं वो आपके पास को मैक्सिमल आइडियल कहलाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है इस पे। इसके बाद हम थ्योरम नंबर 12 देखते हैं। इसी को मैक्सिमल आइडियल्स की प्रॉपर्टी है, अगर R आपके पास एक कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है और AB उसके अंदर को मैक्सिमल आइडियल्स हैं, तो फिर AB का प्रोडक्ट जो है, दो को मैक्सिमल आइडियल्स का प्रोडक्ट उनके इंटरसेक्शन के बराबर होता है। ये रिज़ल्ट के तौर पे आप याद रख सकते हैं कि को मैक्सिमल आइडियल, लेकिन रिंग आपका कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो, तो उसके अंदर अगर आप कोई से दो को मैक्सिमल आइडियल्स निकालते हैं, तो वो दो को मैक्सिमल आइडियल्स जो हैं वो आपके पास ये बिहेवियर रखते हैं कि उनका प्रोडक्ट और इंटरसेक्शन जो है वो बराबर है। अच्छा जी, को मैक्सिमल आइडियल की एक एग्ज़ाम्पल भी आपको बताते चलूँ। को मैक्सिमल आइडियल है फॉर एग्ज़ाम्पल जी में, जैसे कि हम इससे पहले जब हमने आइडियल्स स्टार्ट किए थे, तो इसमें मैंने आपको वंस मेंशन किया था कि अगर आपके पास R रिंग है और इस रिंग में से आप एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं और उस एलिमेंट को अगर आप उस रिंग से लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास राइट आइडियल बन जाता है। और अगर आप उस एलिमेंट को राइट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये लेफ़्ट आइडियल बन जाता है। और अगर आपका रिंग कॉम्यूटेटिव है तो फिर ये आपके पास एक कंप्लीट आइडियल है और ये भी आपके पास एक कंप्लीट आइडियल है। ठीक है। तो अब
चूँकि कॉम्यूटेटिव वाली सिचुएशन है को मैक्सिमल में, मिसाल के तौर पे जैसे कि आप एक रिंग कंसिडर करें, ये बात जो थी वो जनरल रिंग के ऊपर है। अब जी भी हम जानते हैं कि एक रिंग है, और जी में से अगर मैं कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट करूं, ए एंड बी, कोई से दो एलिमेंट सेलेक्ट करूं, तो आप ए जी एंड बी जी, ये दो इसके आइडियल्स बन जाते हैं। और दोनों जो हैं वो, चूँकि जी हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग होता है, तो इसलिए ये दोनों जो हैं वो बोथ साइडेड आइडियल्स हैं। इनके वन साइडेड नहीं है, बोथ साइडेड आइडियल्स हैं। ये दो आपके पास आइडियल्स हैं। अच्छा, इसमें एक फर्दर कंडीशन अगर आप लगा दें कि ए और बी जो आपने दो नंबर सेलेक्ट किए हैं, ये दो नंबर्स ऐसे हों जो आपस में को प्राइम हों। ए एंड बी शुड बी को प्राइम। अगर ये को प्राइम है तो फिर ए जी और बी जी जो हैं ये आपके पास जी के दो को मैक्सिमल आइडियल्स बन जाते हैं। अब इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगी, जैसे कि एक नंबर है आपके पास 1, आप 1 जी बनाएं, और एक नंबर है आपके पास 2, आप 2 जी बनाएं। तो 1 और 2 आपस में को प्राइम है। 1 जी आपके पास वापस जी ही आ जाता है, एंड 2 सी जो है आपके पास बेसिकली इवन नंबर्स का सेट आता है, यानी कि 2 के मल्टीपल्स। और हम चूँकि जानते हैं पहले से कि जो इस तरह से किसी रिंग में से कोई एलिमेंट लें और उससे लेफ़्ट से या राइट से मल्टीप्लाई करा दें, तो वो, और रिंग आपका कम्यूटेटिव हो, तो फिर ये आपके पास उस रिंग के दो आइडियल्स बन जाते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि आप इन दोनों को जब सम करेंगे, 1 जी को आप ऐड करेंगे 2 जी में, तो आपके पास वापस जो है आपके पास जी ही आ जाता है। जी का कोई एलिमेंट जो है इसमें मिस नहीं होता। तो ये दोनों जो हैं इसके आपके पास को मैक्सिमल आइडियल्स हो गए। ठीक है जी, ये आपके पास एक एग्ज़ाम्पल हो गई। इसके अलावा भी आप और भी बहुत से बना सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि जी की एग्ज़ाम्पल मैंने दी है, जी में और भी इस तरह के आप आइडियल्स बनाएं और उनको चेक करें। एक और रिज़ल्ट यहाँ पे आप इसको पॉइंट आउट कर लें, इसको ऐड कर लें इस रिज़ल्ट को। अगर आपने चेक करना हो कि कोई से दो आइडियल्स को मैक्सिमल हैं, ए और बी आर को मैक्सिमल, if and only if one belongs to a plus b। ये भी एक क्राइटेरिया है। एक तो आपके पास ये है कि सिंपल आप उन दोनों आइडियल्स को ऐड करें तो आपके पास सुपर रिंग आ जाना चाहिए। एक और क्राइटेरिया भी आपके पास आ गया कि अगर आप उन दोनों आइडियल्स के सम से 1 बिलोंग करता है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बिलोंग करती है, तो आपके पास लाजमी वो दोनों जो हैं वो को मैक्सिमल आइडियल्स होंगे। इसके पीछे एक फैक्ट है, आपको याद होगा कि आइडियल्स में हमने एक रिज़ल्ट पढ़ा था कि आपके पास आर एक रिंग है और आई इसका एक आइडियल है, और अगर ये रिंग विद यूनिटी है और ये यूनिटी मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी मींस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर रिंग में है और वही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसके आइडियल में चली जाए, तो फिर वो आइडियल जो है वो अपने सुपर रिंग के बराबर हो जाता है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट उसने यहाँ इस्तेमाल किया हुआ है को मैक्सिमल के लिए। तो हमने देखा कि वो रिज़ल्ट ही यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कि अगर आपके रिंग में यूनिटी है और वही यूनिटी इसके आइडियल में भी चली जाती है, तो उसका रिज़ल्ट है कि आइडियल जो है वो बराबर हो जाता है रिंग के। सिंपल, ये एक रिज़ल्ट है। वही रिज़ल्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कि अगर आपके पास ए और बी, आपके पास कोई से दो आइडियल्स हैं, ये को मैक्सिमल होंगे अगर इनमें भी यूनिटी चली जाती है। अब सिंस वी नो कि सम ऑफ टू आइडियल्स इज़ अगेन एन आइडियल, तो ये एक आइडियल है आपके पास रिंग का। अगर ये भी यूनिटी को कंटेन करते हैं तो फिर ये भी आपका सुपर रिंग के बराबर हो जाते हैं, और फिर यहाँ से को मैक्सिमल वाली बात प्रूव हो जाती है। बेसिकली यही वाला रिज़ल्ट, पिछला जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो इसको भी आप याद रखें कि एक शॉर्ट क्राइटेरिया ये, इसके बजाय अगर आप सिर्फ ये प्रूव कर दें कि ये जो दो को मैक्सिमल आइडियल्स हैं
इनके अंदर यूनिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो भी ये प्रूव हो जाएगा कि ये को मैक्सिमल आइडियल्स हैं।